वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे, हम देखते हैं, हम जमा पूंजी जोड़ते हैं, कमेटियां डालते हैं। जितने भी मिडिल क्लास घर हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में अपने घर के होते हुए यहाँ जो किराए पर रह रहे होते हैं, एक कम से कम प्लॉट बना लिया जाए। किसी भी शहर में अगर हम रह रहे हैं, अपना घर हो जाए तो किसी नेमत से कम नहीं होता। तो हर एक की कोशिश यही होती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जितनी भी ज़मीनें थी वहाँ पर सोसाइटीज़ बन गई और सोसाइटीज़ ने फ्रॉड करना शुरू कर दिए। फाइल्स के नाम पर एक फ़ाइल जो है 5-7 लोगों को बेचना शुरू कर दी, और जब फाइल के बाद में लगता था कि अब हमारा नंबर आएगा या फिर अब जो बैलेट ओपनिंग सेरेमनी या जो भी करते हैं वो आएगी, उसमें हमारी कोई चीज़ें नहीं निकलती थी। एंड पे जाकर इतनी पैसे देने के बावजूद भी आपके हाथ खाली रहते हैं। अब आकर ये दौर आ गया है कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो नीचे तो आ गया है, लेकिन इसके साथ जो एक टर्म जुड़ गई है वो ये है कि फ्रॉड, या फिर आपको टाइम के साथ या फिर जो आप चीज़ देख रहे हैं, चाह रहे हैं, वो आपको मिलेगी भी या नहीं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो ओवरसीज़ लोगों ने उठाया है। वो बाहर बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि हम अपना यहाँ बैठकर घर बना रहे हैं, किस्तें अदा कर रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे कि क्या जो चीज़ें हैं हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए और इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए। हमारे साथ मौजूद है सूफ़ी अतीक अहमद खान साहब, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कोई भी, अगर हम प्लॉट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदते वक्त किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका। टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है और सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। हम लोग असल में सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं कि एक अपना घर बनाने की ख्वाहिश होती है, और फिर हम किसी लालची के हत्थे चढ़ जाते हैं। फ्रॉड ये के वो इस तरह होता है कि जब हम देखते हैं कि हमें किसी चीज़ की कोई सहूलत मिल रही है, तो हम बजाय इसके कि हम कुछ अपना ख़र्चा करके पैसे बचाएं, पैसे लगा के किसी चीज़ की वेरिफिकेशन कर लें, हम उससे अपना ख़र्चा बचाते हैं और दूसरों की कही हुई बात पे कि जी इसने इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, या इसका इतना बड़ा दफ्तर है, इसकी इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो वो जो कहते हैं कि लाइटें दिखा के या शीशे दिखा के तो वो लूट लेते हैं, शीशे में उतार लेते हैं। हाँ जी, शीशे में उतार लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई ज़मीन ख़रीदें, घर ख़रीदें, तो इसमें सबसे पहले तो दो कैटेगरी हैं हमारे। जैसे अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो एक दही ज़मीन होती है, एक शहरी ज़मीन होती है। दही वो जो देहातों में, बल्कि अब तो देहात रहे नहीं, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में ऐसी कैटेगरी है जिसको माना जाता है, और दूसरी है शहरों में। शहरों के अंदर कुछ गवर्नमेंट ने अब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पिछले 1-2 साल से जो उनके अपने इदारे हैं, जैसे LDA है या जो TM है, उसको थोड़ा एक्टिव किया है मज़ीद। उसको एक्टिव करने की वजह क्या बनी कि जिस तरह अभी आपने इंट्रो में बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की जो वहाँ की कमाई होती है, यहाँ घर से दूर रह के, बच्चों से दूर रह के वो इन्वेस्ट करते हैं, और पता लगता है कि जिस सोसाइटी में वो इन्वेस्ट कर रहे थे वो सोसाइटी फेक ख़त्म हो गई है, हाँ, या फेक थी या ख़त्म हो गई है, या जो उसके इन्वेस्टर थे, जो डेवलपर थे, वो भाग गए। वो फिर उनके केस ही चलते रहते हैं, कुछ की रिकवरियाँ हो जाती हैं, कुछ की होती ही नहीं है। जैसे पिछले स्कैंडल बड़े मशहूर थे ईडन गार्डन के, इसी तरह और कई सोसाइटियाँ जो अभी मौजूदा कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो फ्रॉड कर रही हैं। ये फ्रॉड होता क्यों है और होता कैसे है? असल बेसिक वजह इसकी ये है कि इसमें 3 महकमे शामिल होते हैं। पहला महकमा खुद जो लैंड रिकॉर्ड का वो शामिल होता है, दूसरा महकमा इसमें सॉरी टू से पुलिस होती है, और तीसरे जो होते हैं ये गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो टाउन डेवलपमेंट वाले होते हैं। टाउन डेवलपमेंट के बगैर, उसके अमले के बगैर कोई शख्स एक ईंट भी नहीं लगा सकता। तो सोसाइटी कैसे बन गई? आप अभी घर अपना बनाएं, नक्शा पास कराएं, आप थोड़ी सी 2 इंच दीवार बाहर निकाल लें तो तोड़ने आ जाएंगे। तो जब इतनी बड़ी सोसाइटी बन रही होती है तो वो उन्हें नज़र नहीं आती। दूसरी बात, इसमें पुलिस शामिल होती है कि वो किस तरह शामिल होती है कि उन्होंने रिश्वत खाई होती है और वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जब उनके खिलाफ दरख्वास्तें जाती हैं तो उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता। तीसरा, लैंड रिकॉर्ड सबसे पहले जो इदारा वो शामिल होता है, जिसमें पटवारी शामिल होते हैं। अब कुछ इलाकों में जो है वो सिस्टम उन्होंने कंप्यूटराइज़ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो रिपोर्ट पटवारी की ही मांगते हैं। अब पटवारी कौन होता है? ये एक शख्स होता है जिसने जो ज़मीन होती है उस इलाके में सारी, मैंने पटवार खाने पे 2 छापे मारे, जो उसके पास स्पेसिफिक एरिया होता है उसकी उसने फ़र्ज जारी करनी होती है, फ़र्द बै की, या उसने वेरिफिकेशन करनी होती है। फ़र्ज़ करें आप मेरे से ज़मीन ख़रीद रही हैं,
तो आप पहले जाके पटवार खाने पता करेंगे कि जो मैंने आपको अपनी रजिस्ट्री और फ़र्द दी है, आया कि वो मेरे नाम ट्रांसफ़र भी है कि नहीं है। तो वो क्या करता है पटवारी कि वो उस वक्त रिश्वत खाकर पैसे लेकर, ये हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम में बताया था कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही ये है रिश्वत वाला सिस्टम, बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो रिश्वत लेके वो क्या करता है कि आप वेरिफिकेशन के लिए आई, कोई आया तो उसको पता है कि ये आजकल ये स्पेसिफिक एक सोसाइटी बन रही है, जो आगे इसका नाम लेगा मैंने कहना हाँ ठीक है। फिर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर LDA इसमें मुलविस है। LDA में जितनी रिश्वत दिन रात चलती है वो अल्लाह ही बचाए, और हमने ख़ुद अपने आँखों से देखा है, हाथों से दी भी है। तो उसमें यह है कि वो एक सबसे पहले कोई भी सोसाइटी बनती है वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी मशहूरियाँ करती है, बड़े बड़े साइन बोर्ड, आप जिधर जाएं, लिबर्टी राउंड अबाउट चले जाएं, एयरपोर्ट चले जाएं, यानी बड़ी बड़ी शाहराहों पे उसके इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे सोसाइटी के और लिखा होगा LDA अप्रूव। अब जो LDA अप्रूव जब पता करने जाओगे जी LDA अप्रूव है, इसका ये सर्टिफिकेट आपने दिया हुआ है NOC, तो वो कहते हैं ये हमने इसको टेक्निकल NOC दिया है। टेक्निकल NOC से क्या मतलब? हाँ जी, वही बता रहा हूँ। टेक्निकल NOC से मुराद ये है कि वो कहते हैं जी कि हमने इनकी जो है एक इन्होंने एप्लीकेशन हमें दी कि जी हम यहाँ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और उन्होंने अपना एक प्लान हमें दिया कि ये देखें सारा हम इस तरह इतने नक्शे में ये हम जगह हमने ये ख़रीद ली और ये हम इतनी जगह पे सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमें इजाज़त दें ताकि हम इधर जो है वो डेवलपमेंट शुरू कर सकें। तो उसको टेक्निकल अप्रूवल कहा जाता है। वो टेक्निकल अप्रूवल पूरी अप्रूवल नहीं होती। पूरी अप्रूवल से मुराद ये होता है कि जिसका NOC क्लियर इस तरह हो कि उसके सारे वाजबात उस सोसाइटी के वहाँ पे सारे कनेक्शन लग चुके हों, वहाँ पर LDA की ये जो गैस है, सुई गैस, लेस्को की, वापडा की बिजली पहुँच चुकी हो, पानी के कनेक्शन वहाँ पहुँच चुके हों, तो उसके बाद में जो कंप्लीट एक NOC मिलता है जिसमें ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हो, उसको कहा जाता है कि वो मुकम्मल NOC है। ओके। तो ये क्या होता है कि टेक्निकल जो NOC ने दिया जाता है, ये भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसकी बेस पे ये क्या करते हैं कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जी 10% से बुकिंग कराएं, 20,000 किस्त है या 10,000 किस्त है सिर्फ। तो लोग क्या करते हैं, हम जैसे कि हम कहते हैं 2 लाख एडवांस है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, 20,000 किस्त है दे देते हैं। अब वो 2-2 लाख करके वो एक बंदे से थोड़ी लेते हैं। अब दूसरा बड़ा फ्रॉड ये होता है कि अगर किसी के पास फ़र्ज़ करें कि आसान ज़बान में समझाता हूँ कि 100 मरले जगह है, ठीक है, अब वो 2-2 मरले अगर जगह बेच रहा है तो उसको 50 फाइलें बेचनी चाहिए। वो 50 के बजाय 5,000 फाइल बेच देता है, ठीक है। तो जब वो 5,000 उसकी फ़ाइल बिक जाती है, फिर वो कहता है कि मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं कुछ और ज़मीन साथ वाली ख़रीद लूँ। अब अगर वो ज़मीन उसको नहीं मिलती तो सबसे बड़ी लालच ये होती है कि पैसा हाथ में आ जाता है, वो फिर कहते हैं कि हम भाग ही जाएँ, फ्रॉड ही कर लें। कुछ बहुत 1-2 कम ऐसे अच्छे डेवलपर्स हैं लाहौर में जो अपनी डेवलपमेंट करके सही तरह डिलीवर कर रहे हैं, बाकी सारा तकरीबन फ्रॉड ही है। और इस फ्रॉड में जब फाइल जब दी जाती है हमें, बहुत सारे लोग जो हैं फाइल पर ही चल रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास फाइल आ गई है, जब बैलेट होगा या जब निशानदेही होगी तब हमारे पास घर आ जाएगा, प्लॉट आ जाएगा। जब फाइल खरीद ले लेते हैं हम, उस टाइम क्या चीज़ें जो हैं हमें जहन में रखनी चाहिए? जैसे आपने कहा NOC है या लिखकर तो सब लगा रहे हैं LDA अप्रूव है। जी बिल्कुल। फाइल जो है ना, वो फाइल आपको बताया कि ये सिर्फ एक टोकन ही होता है कि समझेंगे उन्होंने आपने उनको पैसे दिए, देने वाली बात है बस। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको एक रसीद के बजाय एक फ़ाइल दे दिया, ठीक है। वो रसीद भी नहीं देता कि हमने इतने पैसे ले लिए हैं। सिर्फ आप कभी फाइल लें तो उसके ऊपर सिर्फ लिखा था कि 2 मरले की, 3 मरले की या 5 मरले की है, कीमत नहीं लिखी होती। चाहे कोई फाइल अभी मैं लेके आनी चाहिए थी मुझे, नहीं वो मैंने देखी नहीं है फाइल, तो फाइल के ऊपर कीमत नहीं लिखी होती। ये चाहे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो भी जिनके पास फाइल है वो निकाल के देखें, उसके ऊपर सिर्फ उनका मरला लिखा होता है या ब्लॉग लिखा होता है, बल्कि ब्लॉग भी नहीं लिखा होता। ब्लॉग में तो डिसाइड ब्लॉग में भी हाँ जी, ब्लॉग में भी ये क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि जो एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया और वो किसी पुराने बायर ने खरीदा हुआ है, कॉर्नर प्लॉट किसको तो मिलेगा? वो कहते हैं कि इसको चेंज कर दो, इसको पीछे फेंक दो, इसको आगे फेंक दो। बाद में कहते हैं जी ये हमारी बैलेटिंग में नहीं आया, और बैलेटिंग में वो हिस्सा डालते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बयाना देते हुए या कोई रकम हम दे रहे होते हैं, जब किसी मकान को बेच रहे होते हैं या ख़रीद रहे होते हैं, तब क्या चीज़ें जो हमें जो है लिखवा लेनी चाहिए, वकील की खिदमात कैसे लेनी चाहिए? क्योंकि ये सब चीज़ें हम आपस में डीलर के साथ मिलकर खुद ब खुद कर रहे होते हैं। बहुत कम होता है, जैसे आम सोसाइटीज़ में या फिर आम गली मोहल्लों में जब घरों की ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है, तो वहाँ पर वकला का इतना रोल मैं नहीं देखती कि कभी घर ख़रीदने कोई आया, देखने के लिए आया तो वकील उनके साथ कोई मौजूद हो।
वो इसीलिए नहीं ना, आप देखती हैं कि लोग पैसे नहीं खर्चते। अब जिस वकील ने आना उसने कुछ जाहिर है उसने कुछ फीस लेनी है जो हाँ उसने जी। आपका काम कर रहा है। तो बाद लोग तो कहते हैं कि वकील जो है ना वो मुफ्त में ही सारा कुछ कर दें। तो ये देखा है कि इसने काला कोट पहना हुआ रास्ते में जा रहा था, उधर ही रोक के मशवरा लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ कभी? होता है, कई रोज़ ही होता है। तो यानी कि लोग चाहते हैं कि वकील जो है ना मुफ्त में हमारा काम कर दे, हालांकि वकील का वो काम ही वो है कि उसने सर्विस देनी है, आपको बेहतर मशवरा देना है, और फिर बाद में फंसते हैं। अब जब आप कोई जगह, कोई ज़मीन, कोई घर ख़रीदते हैं तो सबसे पहले सब ने क्या करना है कि उसकी, जिससे भी आप शख्स से ख़रीद रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे वो डायरेक्ट ओनर है कि नहीं है। ओके। यानी अगर मैं ज़मीन आपको बेच रहा हूँ तो मेरे नाम भी ज़मीन है या मेरे दादे के नाम थी या बिल्कुल किसी और के नाम ज़मीन है और मैं आगे मुख्तार आम ख़ास हूँ। अगर तो मैं मुख्तार आम ख़ास हूँ तो मेरी उसकी मुख्तारनामे की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आया कि ये किसी ने मेरे नाम करके कैंसिल तो नहीं कर दिया था। और मुख्तार आम खास का अगर आप थोड़ा सा बता दें। ये भी बता देता हूँ मैं। मुख्तार आम ये होता है कि इसको इंग्लिश में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। और ये इस सूरत में दी जाती है कि अगर कोई शख्स बीमार है, कोई ओवर एज हो गया है या कहीं आने जाने से कासिर है, जैसे पर्दा नशीन औरतें होती हैं, आज के दौर में तो नहीं रहा ये चक्कर, और लेकिन कानून है ये। और दूसरा जो ओवरसीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो क्या करते हैं कि अब चूँकि उन्होंने यहाँ आना, उनके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत पड़ जाती है, तो वो वहीं पर बैठे हुए अपनी एम्बेसी से एक पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेंगे। वो चाहे अपने भाई के नाम भेज दें, दोस्त के नाम भेज दें, जिसके भी शख्स के जो आगे डील करवा रहा है, वो उनकी बेस पर क्या करता है कि यहाँ पर वो जगह ख़रीदते हैं और जो दूसरा शख्स है वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर देता है। ओके। तो उसको वो बजरिया जो इख्तियार दिया जाता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, उसको मुख्तार आम कहा जाता है। ठीक है। एक होता है मुख्तार ख़ास। मुख्तार ख़ास के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं होता। बाद लोग पिछले कई सालों के तौर पे, हाँ जी, कई सालों में प्रैक्टिस में देखा है मैंने, और ख़ास तौर पे लाहौर में जो टाउनशिप स्कीम एक सोसाइटी बनी थी, जो LDA ने अपनी बनाई थी स्कीम, उसमें अक्सर ये देखा है कि वहाँ अगर एक एक ब्लॉक में 2-2 हज़ार घर हैं और उसके 19 ब्लॉक हैं। अच्छा। ठीक है। और एक एक ब्लॉक के आगे ABCD करके 5-5 सेक्टर हैं, फिर सेक्टर में भी आगे 1 और D2 है। तो इस तरह करके जो है वो कह लें कि वो एक टाउनशिप स्कीम जो है तकरीबन 40,000 से एक ब्लॉक 40,000 घरों का है, तो तकरीबन समझ लें कि 2.5 लाख के करीब वो घर हैं। उनकी जितनी वो ट्रांजैक्शनें हुई हैं वो इसी तरह हुई हैं कि एक शख्स को घर अलाट हो गया, वहाँ से पैसे मिले तो आगे उसी टाइम नहीं, उसने उसी टाइम घर वो सेल कर दिया। वो सेल क्यों कर दिया कि जी मैं, क्योंकि अगर मेरे नाम घर रहेगा तो मुझे गवर्नमेंट से और घर नहीं मिलेगा। तो उसने वो अपने नाम अलाट कराया, अलाट करा के आगे आपको सेल कर दिया, और सेल करके ट्रांसफ़र नहीं किया आपके नाम, वो सिर्फ आपके नाम एक इकरारनामा लिख दिया जी कि मैंने ये घर इसको भेज दिया, और एक साथ एक मुख्तार आम दे दिया कि जी मैं इसको इख्तियार देता हूँ, ये मेरा घर बेचे, सेल करे, जो मर्ज़ी करे। सही हो गया। अब वो शख्स क्या करता है, आपके नाम मुख्तार आम कर दिया मैंने, आपने आगे 6-6 लोगों से सौदा कर लिया कि जी देखो मेरे पास ये मुख्तार आम है, तो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। जब कब्ज़ा देने की बारी आती है तो पता लगता है कि कोई 8वां बंदा अंदर बैठा हुआ है। तो ये फ्रॉड जो है ये बहुत चल रहा है। बिल्कुल। दूसरा जो हमारा मेन सवाल था उस तरफ दोबारा आते हैं कि जगह ख़रीदते वक्त क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो हमें जो है वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि जिससे हम ख़रीद रहे हैं ये वही मालिक है कि नहीं है। कोशिश करें कि डायरेक्ट मालिक से मिलें। और दूसरा ये कि जब जो वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं, चाहे आपका थोड़ा सा ख़र्चा आता है। वेरिफिकेशन किस तरह होनी है कि अगर आपकी वो आपको NOC देता है LDA का, ये लाहौर की बात हो रही है, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में वो जो IC है, कैपिटल अथॉरिटी है, वो उसको वेरिफिकेशन करती है। इसी तरह बाकी शहरों में अलग-अलग इदारे हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले वो फ़ाइल या वो जो रजिस्ट्री देगा वो आपने जाके वेरीफाई करानी है मुतल्लिका इदारे से या पटवार खाने से। जब वो आपको पता चल जाए कि वेरीफाई हो गई है तो फिर दूसरा आपने उधर अपनी मोहल्लेदारी जो करीब के लोग होते हैं उनसे जाके पूछना है कि भाई ये घर जो ऐसी शख्स का है या नहीं है। अपनी तरफ से पूरी जो है वो आपने ऐसे लोग होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है। घर किराए पे लिए होते हैं और काफ़ी अरसों से रह रहे होते हैं, 20-20 साल से किराए पे ही रह रहे होते हैं। अब जो उधर नया बंदा आता है या जो 10-10 साल से रह रहा है वो समझता है कि घर इसी का ही, हालांकि वो किराए का होता है।
सही हो गया। अच्छा, हमारे पास वक्त की किल्लत है, जी, जी। आखिरी सवाल जो है मैं आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटीज़ जो हैं फ्रॉड करती हैं, बहुत सारे लोगों नहीं, के साथ सारी नहीं फ्रॉड भी करती। होता, मतलब जी, मेजरली जी, ऐसे जी। हो गए 1 2 3 4 में गिनती आ जी, जाए तो बिल्कुल, बहुत सारी हो जाती बिल्कुल। हैं। तो जब ये बहुत सारी का वर्ड आ जाता है तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? हाँ। क्योंकि एक आदमी पे जो है वो रुक जाना चाहिए, जितने आम आवाम है जिनका पैसा जा रहा है उस पर वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई स्टेप ले रही है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो जी, रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने जैसे आपको पहले ही बताया कि पिछले को 2 साल से थोड़ी एक्टिव हुई है, और वो एक डायलॉग वो कहते हैं ना कि जुर्म जो है वो सोचने की सज़ा नहीं है, जुर्म करने की सज़ा है। तो वो इदारे वाले कहते हैं कि जी हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेके आएगा तो हम कोई कार्रवाई करेंगे ना। ओके। तो जिनके साथ ज्यादती हुई है वो कानूनी प्रोसीडिंग ही नहीं करते, वो जाते ही नहीं अदालतों में। वो कहते हैं पहले या- इतना पैसा चल गया, हाँ, यहाँ वो क्या कहते हैं पैसा पहले लगाया? इतना पैसा हमारा लग गया और इसमें उजाड़े, हालांकि उनकी रिकवरी हो जाती है। अब जो लोग जितने नैब में गए थे, नैब ने मेरा ख्याल है कि 60% ज़्यादा रिकवरी करा के दी है। अच्छा, मतलब हो हाँ जाती जी, है, होती सिर्फ है। ये अवेयरनेस देने की अभी जरूरत भी है फिर। अभी भी जो जिनकी सोसाइटीज़ थी, ये ईडन गार्डन वालों की, इसके अलावा ये जो पैरागॉन का शायद इशू आया था नहीं, या पैरागॉन के तो वो हो गया था मसला क्लियर। वो एक और बड़ी सोसाइटी थी, वो नाम नहीं आ रहा मेरे जहन में, उसकी अभी उन्होंने रिसेंटली रिकवरियाँ दी हैं, पैसे दिए हैं। ओके। तो लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि जो 5 साल पहले आपने पेमेंट दी थी वो आपको 5 साल उसकी अब बाद मिल वैल्यू रही इस है। तरह से नहीं होती हाँ जी, है। तो वो फिर उतनी ही मिल रही है, ये सिर्फ होती है, डी वैल्यू हो जाती है। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम आज के लिए 2 पैगाम है। आज एक तो जिस तरह परसों हमारी पाक अफवाज ने जो है वो हमारे दुश्मन, अज़ली दुश्मन का जो है मुंह तोड़ा बिल्कुल। और उनकी आंखें भी निकाल दी और जिसको कहते हैं कि मुंह भी तोड़ दिया, तो उस पर हम अपनी पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। और बतौर वकला नुमाइंदा मैं अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा ये है कि जो शहीद हुए, जो गाजी बने, जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे, और जो शहीद हो गए हैं उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। दूसरा, आज 12 मई है, तो 12 मई 2007 में कराची में एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज था, तो उस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कराची के वकला ने एक रैली निकाली थी, जिसमें एक दहशतगर्द हमला हुआ था और वहाँ पर कई हमारे जो वकला हैं वो ज़िंदा जल गए थे। अच्छा। तो वो फिर शहीद हुए, उन्होंने शहादतें जो हैं वो उनको नसीब हुई। उनकी याद में लाहौर हाई कोर्ट में भी एक कराची शोदा हाल एक मुंतखब किया गया है, हाल का नाम रखा गया, और आज के दिन जो है वो हम वकला यौम सोग मनाते हैं। तो वो शहीद हुए मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। बिल्कुल इस तरह से, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।